हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ये चैप्टर 4 है। मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म ये चैप्टर का नाम है। अब इसमें देखो, हमने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज। उसके बाद सेकंड आया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। थर्ड चैप्टर आया था इलेक्ट्रिक करंट। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमने जो पढ़ा था चार्ज एट रेस्ट, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर थे, चार्ज रेस्ट में था। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज, वो सारी चीज़ें पढ़ ली थी। फिर थर्ड चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज मूव करने लग गया। जब चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट सेट हो जाता है इन ए कंडक्टर। तो वो इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ लिया। अब ये पढ़ रहे हैं हम, जब चार्ज मूव करता है तो इफेक्ट क्या आता है। तो वैसे आपको बताया था, वो चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ये चैप्टर है। अब इसके भी दो है एनसीईआरटी में, एक तो सिर्फ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और एक मैग्नेटिज्म के नाम से ही है। तो मूविंग चार्ज, यहाँ चार्ज जब मूव करने लग रहा है तो उसका इफेक्ट है बेसिकली, या इसके दूसरा ये भी बोल सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बहुत ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में बहुत पहले से अपन को नॉलेज है, लगभग 2000 ईयर्स है। वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को अलग अलग पढ़ते थे और इनका कोई रिलेशन पता नहीं था पहले। बाद में ओरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो लगभग 1820 में किया था। 1820 में किया था, लगभग 2002 ईयर है लगभग। तब उसने इन दोनों में रिलेशन ढूंढ लिया था। तो उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक कंपास को रखा, तो उसने देखा उसमें डिफ्लेक्शन आया। मैग्नेटिक कंपास टाइनी मैग्नेट होती है, तो मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट किससे होती है, मैग्नेटिक फील्ड से होती है। तब उसने इंटरलिंक देखा था इनमें दोनों में, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो पहले हम ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट को ही पढ़ रहे हैं। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओरस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, तो देखो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओरस्टेड ने सिंपल एक्सपेरिमेंट किया था। करंट कैरिंग वायर था, उसके पास मैग्नेटिक कंपास रख दी थी। तो इसका देखो मैं डायग्राम बना रहा हूं। इसने क्या किया, सपोज ये वायर है AB, AB वायर है, इसके पास ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो करंट फ्लो हो जाएगा, और ये की है, और या करंट को चेंज करने के लिए मैंने ये रियोस्टेट लगा दिया, ये करंट को चेंज करने के लिए। अभी की ऑन नहीं है तो इसमें करंट नहीं है, और यहाँ इसने एक मैग्नेटिक कंपास रख दी इधर, ये एन पोल इसका, ये साउथ पोल ऐसे दिखा देता हूँ। अब जब इसने नोट किया, एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसने देखा कि ऑन नहीं की, AB में कोई करंट नहीं, तो मैग्नेटिक कंपास में भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं, मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्ट नहीं हुई। फिर इसने इसमें करंट पास कराया, यानी इसमें की ऑन कर दी। तो ये अलग डायग्राम बना रहा हूं इसी का ही, ये की और ये ऑन कर दी, ऑन करते ही इसमें करंट आ जाएगा, ये रियोस्टेट लगा दिया, ये आपका वायर AB। अब इसमें जैसे ही ऑन करोगे तो ये करंट आया, तब इसने नोट किया, करंट का डायरेक्शन वायर में ये रहा, तो इसने नोट किया जो आपकी ये मैग्नेटिक कंपास थी ना, ऐसे रखी हुई थी, तो ये डिफ्लेक्ट हो गई ऐसे, ये नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। अब ये मैग्नेटिक कंपास जब डिफ्लेक्ट हुई तो इसने नोट किया कि करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक कंपास सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो सकती है। तो करंट कैरिंग कंपास में किससे डिफ्लेक्ट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड से। अब करंट कैरिंग वायर के साथ पास मैग्नेटिक कंपास रखी, डिफ्लेक्ट हो गई। इसका मीनिंग करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड है, जो इसने कहा था अपने कंक्लूजन में। अब इसने फिर और भी अपना ब्रेन यूज किया, बहुत छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट थे,
करके अपना नाम लिखा गई और स्टेट हम पढ़ ही रहे। अब ये दूसरा ये ले रहा हूं, ये वायर ए बी, ये ए बी वायर, और इसमें अब इसने डायरेक्शन चेंज कर दी इधर नेगेटिव, पहले पॉजिटिव टर्मिनल करंट ऐसे फ्लो, नेगेटिव टर्मिनल अब ये की और की ऑन और यहां रियोस्टेट, ये ए बी वायर लगा दिया, ए बी वायर। अब इसमें करंट का डायरेक्शन कैसे हो गया, ऐसे हो गया, यानी ये करंट का डायरेक्शन हो गया। तो इसने देखा जो मैग्नेटिक कंपास ऐसे रखी हुई थी ना, वो डिफ्लेक्ट ऐसे हो गई एन पोल, इसके अपोजिट, ये आपका एस पोल है, यानी डायरेक्शन चेंज हो, करंट का डायरेक्शन चेंज करते हो तो मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज हो गया। ये इसने एक्सपेरिमेंट किया था करंट कैरिंग वायर के पास। जैसे इसमें करंट नहीं था तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन, जब करंट पास करा दिया और करंट का डायरेक्शन ए से बी था तो डिफ्लेक्शन नॉर्थ कंपास, वो नॉर्थ पोल कंपास का ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। अब ए से बी का, ए से बी में जो करंट ए से बी में जा रहा था वो करंट का डायरेक्शन चेंज किया, बी टू ए हो गया, बी टू ए हो गया तो करंट का नॉर्थ पोल का जो डिफ्लेक्शन हुआ, मैग्नेटिक कंपास जो डिफ्लेक्ट हुई वो अपोजिट डायरेक्शन हुई, इसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई। फिर इसने क्या किया, इसी कंपास को उठा के यहां रख दिया। चलो ये डायग्राम भी बना देता हूं। जैसे करंट का डायरेक्शन यही रखा, ये की ऑन और ये रियोस्टेट और ये ए बी वायर, करंट का डायरेक्शन यही है, ये वाला, लेकिन मैग्नेटिक कंपास इसने यहां रखी थी। अब डिफ्लेक्ट कैसे हुई, पहले किधर हुई थी ऊपर, तो अब ये नीचे हो गई, इसके अपोजिट हो गई डिफ्लेक्शन, इसका इसके अपोजिट, यानी जब वायर नीचे था वो मैग्नेटिक कंपास नीचे था, वायर ऊपर था तो डिफ्लेक्शन नॉर्थ पोल का अपोजिट, इसके अपोजिट, यानी एन ऊपर की तरफ, इसमें एन नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। अब इसने फिर इसने करंट की स्ट्रेंथ बढ़ाई, यानी करंट इंक्रीज कर दिया, रियोस्टेट को चेंज होने से करंट इंक्रीज किया। करंट इंक्रीज किया तो देखा पहले जो डिफ्लेक्शन आ रहा था, जैसे सपोज थीटा, तो इससे डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो गया। अब पहले इससे इतनी डिफ्लेक्ट हुई, ज्यादा करंट इंक्रीज किया तो इतनी डिफ्लेक्ट हो गई, यानी करंट इंक्रीज करने से इसका डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो गया, और अपोजिट यहां रखने से इसकी डायरेक्शन। तो इसको ऑब्जर्वेशन ये थे, पहला ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूं, करंट वायर में करंट नहीं, देयर इज नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। जैसे ही वायर में करंट आया तो मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हो गई। अगर करंट को हम इंक्रीज करते हैं तो डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होता है, ये एंगल बढ़ता है। करंट को इंक्रीज करते हैं तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज होता है, करंट का डायरेक्शन अपोजिट करते हैं तो इसके अपोजिट डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन इसके अपोजिट आता है। अगर कंपास को उठा के यहां रख देते हैं तो इसके अपोजिट डिफ्लेक्शन आता है। इसका एक, अब इसका कंक्लूजन क्या दिया इसने, कंक्लूजन एक तो यही निकला कि कोई भी करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास किससे डिफ्लेक्ट होती है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड से। तो मैग्नेटिक फील्ड है, इसने प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता दिया, कोई भी करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। एक इधर का डायरेक्शन, इधर का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, यहाँ डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट है, जो कोई डिफ्लेक्शन हो रही है ना उसी सेम करंट में, ये अपोजिट डायरेक्शन में, इन दोनों जगह अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो इसमें करंट की स्ट्रेंथ बढ़ाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। और कोई भी मेन कंक्लूजन इसके, करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब इसी एक्सपेरिमेंट को इसने ऐसे भी किया था, यहां बना देता हूं, इसको रब कर रहा हूं, इसको भी रब कर देता हूं। देखो इसने ऐसे स्ट्रेट वायर ले लिया, आप ऐसे सोच सकते हो जैसे पेपर का कोई गत्ता ले लो मोटा सा, इसमें वायर ऐसे निकाल दिया आर पार और उसमें करंट पास करा दिया बैटरी से। जैसे इसमें सपोज वायर में ऐसे करंट आ गया और ये पेपर लगा रखा है आपने। अब इसमें एक अच्छा वो एक एक्सपेरिमेंट भी है, छोटी क्लास में आपने आयरन फिलिंग डाल दी, इधर 10 तक आ चुका है, ये आयरन फिलिंग पड़ी हुई है। जैसे इसमें करंट पास कराया, ऑन किया, अब आप थोड़ा थोड़ा ऐसे इसको ठक 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 करते हो तो ये सारा आयरन फिलिंग इस तरह से सर्कुलर सेट हो जाती है। इसका मतलब करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है, इस एक्सपेरिमेंट से पता लगा। अब इसने क्या किया था, ये करंट कैरिंग वायर है, ऐसे करंट कैरिंग वायर हो गया। अब इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे, जैसे पेपर रखा हुआ था वहां,
यहाँ मैग्नेटिक कंपास रखी तो ऐसे ही रोटेट होती रही, पॉइंट लगाता रहा नॉर्थ पोल का, तो इसने नोट किया सर्कुलर करंट आ रहा है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ऐसे सराउंडिंग सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब इसका जो सर्कुलर में दो बनेंगे, जैसे ये वायर, अब इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे वायर निकल, ये वायर करंट कैरिंग वायर है, ये पेपर हो गया, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आएगा या इस तरह से आएगा, दो ही डायरेक्शन बनेंगी। तो राइट हैंड रूल से इसका डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, अंगूठे को कर दो करंट के डायरेक्शन में, राइट हैंड का अंगूठा करंट के डायरेक्शन में किया, और उंगलियां जो कर्ल फिंगर्स हैं, अपनी जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, वो डायरेक्शन दे देंगी मैग्नेटिक फील्ड का। तो देखो इसका ऐसे घूम रही ना उंगलियां आती है सर्कुलर ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर ये करंट का डायरेक्शन ऐसे है डाउनवर्ड, तो थंब को करो राइट हैंड का, करंट के डायरेक्शन में उंगलियां ऐसे हो जाएंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, पहले का अपोजिट। तो ये इसने कंक्लूजन दिया था, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा हूं जो राइट हैंड रूल से निकल जाता है। तो करंट ऐसे है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जैसे इस पॉइंट पर डायरेक्शन निकालोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसे आएगा, इस पॉइंट पर निकालोगे तो ऐसे आएगा, इस पॉइंट पर निकालोगे तो ये एरो था, इस पे ऐसे आएगा, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड सेट हो गया। ये और स्टेट ने कहा था, और स्टेट ने क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन दिया था, और इस पे एक्सपेरिमेंटली इसने एक्सपेरिमेंट करके ही बताया था। इसके बाद मैक्सवेल आया, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के यूनिफाइड कर दिया, यानी इनको कंबाइन करके फॉर्मूलेज दिए। बाद में इसने लाइट को बता दिया, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर हर्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट में रेडियो वेव बना दी थी। जेसी बोस अपने इंडियन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने उनको अपनी लैब में प्रोड्यूस भी किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। फिर मार्कोनी आए, मार्कोनी ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कुछ किलोमीटर यानी 1-2 किलोमीटर तक प्रोपगेट करा दिया था, यानी अपनी आवाज़ को कुछ दूर पर सुना दिया था, जो रेडियो का डिस्कवरी भी कहा जाता उसको। उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक जगह से दूसरी जगह प्रोपगेशन होने लगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बहुत ज़्यादा यूज है, अपना टीवी मोबाइल सब इससे तो चल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अपना चैप्टर 8 आएगा, इसी बुक का लास्ट है, उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ लेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइंड पढ़ते हैं या कंबाइंड इफेक्ट, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। तो वही इसमें मूविंग चार्ज, जो चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। करंट का मतलब क्या हुआ, मूविंग चार्ज, चार्ज मूव कर रहा है। जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाता है। इसी को फिर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जैसे हम बोलते हैं। सोर्स क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सोर्स क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, देखो रेस्ट में जो चार्ज है, अगर चार्ज एट रेस्ट जो हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड करेगा। जब चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड करता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब चार्ज मूव कर रहा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मूविंग चार्ज। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से ही अब चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज मूव करने लग गया है तो उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया। तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मूविंग चार्ज। जब चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाता है। जब चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, मूविंग चार्ज। अब देखो इसकी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन, अब डायरेक्शन ये नॉर्थ पोल के इधर डिफ्लेक्ट होगा, उसका 2 रूल्स हम निकालते हैं। एक तो एम्पियर रूल, एम्पियर रूल। एम्पियर रूल में ऐसे जैसे करंट, सपोज अब इसमें की ऑन कर दी, इसी को मैं यहां बना रहा हूं डायग्राम, ये इसमें इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है, तो इसलिए एम्पियर रूल में ये आप इमेजिन कर लो कोई आदमी स्विम कर रहा है, हवा में तैर रहा है, और उसका फेस किधर है, उसका फेस है मैग्नेटिक कंपास की तरफ। अब जैसे इसको मैं आदमी यहां बना रहा हूं, ये इसका सिर हो गया, ये इसके 2 पैर हो गए, अब ये 2 हैंड हो गए इसके, अब ये ऐसे है, तो मुंह इसका कंपास की तरफ हो गया, फेस इसका किधर होना चाहिए, मैग्नेटिक कंपास की तरफ, और ये मैग्नेटिक कंपास की तरफ हो गया। तो इमेजिन करो ये हैंड कौन सा हुआ, इसका राइट हैंड, और ये कौन सा हुआ, लेफ्ट हैंड। मुंह इधर है इसका, ऐसे ऐसे तैर रहा है,
तो ये तो राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हैंड हो गया। जब करंट इसके पैरों से सिर की तरफ जाता है, जब करंट पैरों से सिर की तरफ जाता है तो नॉर्थ पोल इसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट होगा? इसके लेफ्ट हैंड की तरफ। तो देखो लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, लेफ्ट हैंड यही तो है, ये डिफ्लेक्ट हो गया इधर। तो ये नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट होगा, वो डायरेक्शन 1 मार्च में कभी दे दे तो ये आपको आना चाहिए, एम्पियर रूल्स। ठीक है। दूसरा है, इसी को डायरेक्शन को निकालने के लिए दूसरा रूल है स्नो रूल। स्नो रूल। अब स्नो रूल क्या है? देखो इसको, इस तैरते हुए आदमी को तो हटा देते हैं। अब स्नो रूल में क्या है, जब करंट नहीं था, सपोज जब करंट इसमें नहीं था तो नॉर्थ पोल किधर, नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करता, डायरेक्शन किधर रहता है, नॉर्थ की तरफ। तो यहां बना रहा हूं, देखो डायरेक्शन ये हो गया नॉर्थ, तो कंफर्म इसके अपोजिट साउथ, इसके राइट हैंड में ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। अब स्नो रूल का मतलब क्या है? SNOW। SN मीन्स करंट जब साउथ टू नॉर्थ है, ये जैसे की ऑन की तो करंट आ गया इसमें साउथ टू नॉर्थ, करंट साउथ टू नॉर्थ होना चाहिए। और जो करंट कैरिंग वायर है वो ओवर, इसके ऊपर होना चाहिए, साउथ टू नॉर्थ ओवर, ओवर मीन्स ऊपर होना चाहिए कंफर्म। तो ये वायर ऊपर आ गया, ओ मीन्स ओवर, ये वायर ऊपर आ गया, तो डिफ्लेक्शन इसका किधर होगा? वेस्ट की तरफ। डिफ्लेक्शन किधर होगा? वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट इधर ही तो है, तो इधर डिफ्लेक्ट होगा, इधर ही तो हुआ डिफ्लेक्ट, तो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाए। कई बार साउथ टू साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट में डिफ्लेक्शन पूछे तो इससे निकल जाता है। तो नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट होगा? वेस्ट की तरफ, ये वेस्ट है। तो इसका डायरेक्शन कभी 1 मार्च में MCQ वगैरह में आ सकते हैं। तो ये ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट था। तो इसी को इसने बेस बना के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन दिया था। अब देखो इसके बाद लॉरेंज ने एक्सपेरिमेंट, काफी सारे एक्सपेरिमेंट और लोगों ने भी किए थे, उनको बेस बना के, और खुद ने भी किए थे, बेस बना के एक फॉर्मूला दिया जिसको बोलते हैं लॉरेंट फोर्स। लॉरेंट फोर्स। और लॉरेंट फोर्स जैसे कोई चार्ज है, चार्ज मूव कर रहा है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, या चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसे फोर्स क्या लगेगा? देखो ये QE, अब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जितना है वहां पर वो है, और प्लस QV क्रॉस V, ये वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, फोर्स वेक्टर, ये फॉर्मूला दिया, इसको बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स। अभी दो तरह का फोर्स हो गया, ये तो F, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है जो हमने पहले से ही पढ़ लिया है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक। कई बार इसको मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स ही बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को तो हम पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, F = इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, F मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। तो F मैग्नेटिक, अब देखो इसमें जो दिया ना, Q ये चार्ज स्केलर क्वांटिटी, V वेलोसिटी ऑफ चार्ज, और V ये मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल E है, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या देते हैं? V सिंबल है। ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट है वेलोसिटी का और मैग्नेटिक फील्ड का। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट हम खोलते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? BB। सपोज एंगल बिटवीन B, जैसे B मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, B ऐसे मूव कर रहा है, इसके बिटवीन थीटा एंगल है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे खुलेगा, BBB साइन थीटा, BBB साइन थीटा, QBB साइन थीटा। अब देखो QBB साइन थीटा, अब Q स्केलर क्वांटिटी। अब देखो इस फोर्स की एक एक चीजें पढ़ते हैं इसमें। अगर आपका Q 0 है, चार्ज ही नहीं है, तो देयर इज नो फोर्स, यानी F कितना हो जाएगा? 0। चार्ज पे ही फोर्स लगेगा, वो मैग्नेटिक फोर्स है। अगर दूसरी कंडीशन V 0 है, B का मीनिंग क्या निकला? अब ये तो कोई कंडीशन नहीं हुई, चार्ज ही नहीं तो फोर्स कैसे निकालोगे? इसको छोड़ देता हूं, इसी से लिखता हूं फर्स्ट कंडीशन, जैसे बोर्ड में जगह भी कम है। फिर QB, अगर B 0 का मतलब Q एट, ये वेलोसिटी चार्ज की है, Q एट रेस्ट, इसका मीनिंग है Q रेस्ट पर, रेस्ट में है,
अब V0 होते ही फोर्स कितना हो गया, मैग्नेटिक फोर्स, इसको मैं सिंपली Fm लिख रहा हूं। कितना हो गया, वेलोसिटी 0 होते ही 0। इसका मीनिंग है चार्ज अगर रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई फोर्स नहीं लगता है, मैग्नेटिक फोर्स यानी लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। दूसरी इसकी कंडीशन, इफ थीटा 0 और थीटा 180 डिग्री, यानी ये थीटा किसके बीच में, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, यानी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है या उसके अपोजिट मूव कर रहा है, यानी पैरेलल और एंटी पैरेलल। चार्ज पैरेलल मूव कर रहा है और एंटी पैरेलल मूव कर रहा है, तो साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। तो F कितना आ जाएगा आपका 0, Fm ले देता हूं। मैग्नेटिक फोर्स कितना आ गया 0, चार्ज रेस्ट पे तब भी 0। अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके जैसे मैग्नेटिक फील्ड सपोज इधर है और चार्ज भी ऐसे ही मूव कर रहा है, क्यू चार्ज ऐसे ही मूव कर रहा है या ऐसे मूव कर रहा है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा 0 आएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स उसका कितना हो गया 0। अब इसमें एक कंडीशन, अगर थीटा हम 90 ले जाते हैं, थीटा 90 डिग्री है, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 और दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। साइन 90 कितना होता है 1 और दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन की मैक्सिमम वैल्यू, अगर क्यू फिक्स, बी फिक्स और मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स, अगर थीटा 90 है तो ये मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा, मैक्सिमम, और ये होगा क्यू बी बी, क्यू पी बी, ये मैक्सिमम फोर्स होगा अगर थीटा 90 है। ठीक है, तो ये बेसिक लॉरेंट फोर्स या मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स की थोड़ा ये केसेज है, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आगे भी हम पढ़ेंगे, एक बार यहाँ मैं बता देता हूँ। तो F मैक्सिमम इक्वल्स टू क्यू बी बी, मैक्सिमम फोर्स तभी होगा जो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है चार्ज। अब देखो 11th को थोड़ा सा याद करते हैं। 11th में हमने पढ़ा है A क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट क्या था, यस मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B, मैग्नीट्यूड ऑफ A को ऐसे लिखते हैं जनरली ऐसे, इसको मैंने सिंपली A लिख दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या होता है यूनिट वेक्टर, जो किसके परपेंडिकुलर होता है, एन कैप परपेंडिकुलर टू A वेक्टर एंड एन कैप परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। ये हमने 11th में पढ़ लिया है, यूनिट वेक्टर A और B के परपेंडिकुलर होता है, जिसको राइट हैंड रूल से निकाल सकते हो। A से B की तरफ उंगलियां कर्ल करो, जैसे ऐसे, ये A वेक्टर और ये B वेक्टर। अब आपको A क्रॉस B का डायरेक्शन निकालना है, ऐसे A से B की तरफ उंगलियां कर्ल करो, थंब क्या दे देगा एन कैप का डायरेक्शन दे देगा। इस केस में आउट ऑफ द बोर्ड आएगा, आपकी कॉपी के लिए ऐसा डायग्राम होगा तो वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर आएगा। ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो इसी का हम यूज करके, या F जो मैग्नेटिक फोर्स है आपका F इक्वल्स टू क्यू V क्रॉस B, यही तो है। तो Q तो स्केलर क्वांटिटी है, इसको Fm मैग्नेटिक फोर्स, तो ये जो Fm मैग्नेटिक फोर्स है वो परपेंडिकुलर होगा किसके B वेलोसिटी वेक्टर के, और मैग्नेटिक फोर्स आल्सो परपेंडिकुलर होगा किसके मैग्नेटिक फील्ड के, यानी B और B वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। जिस प्लेन में लाई करेंगे B और B उसके परपेंडिकुलर आएगा। तो आपके बुक में या तो F का डायरेक्शन आएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, आउटवर्ड या इनवर्ड, दो ही डायरेक्शन बनेंगी, वो राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, जो 11th से पढ़ा था। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई बार एग्जाम में आए हुए 1 मार्क्स में। Fm परपेंडिकुलर टू B और Fm परपेंडिकुलर टू B, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है ये मैग्नेटिक फोर्स। तो इसकी प्रॉपर्टी अभी आगे मूव करेंगे तो उसमें आगे पढ़ लेंगे। इससे एक इंपॉर्टेंट बात, इसकी B की डेफिनेशन भी निकल के आती है। जैसे सिंपली मैं Fm को F ही लिख रहा हूं, मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल्स टू, ये F इक्वल्स टू क्यू बी बी साइन थीटा, यही तो आपका मैग्नेटिक फोर्स है। ये इसको सिंपली मैंने F लिख दिया, Fm भी लिख सकते थे, सिंबल मैंने F ही लिख दिया। अब देखो Q आपका +1 कूलम है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज,
बी आपका 1 मीटर पर सेकेंड है और थीटा आपका 90 है और एफ 1 न्यूटन है फोर्स। ठीक है, एफ एम लिखो तो यहाँ एफ एम लिख देना। अब देखो ये सारी वैल्यू डालो, ये 1 न्यूटन और Q1 B1, ठीक है, ये B और ये साइन भी 90 भी 1, तो इसका यूनिट जो होगा वो 1 ही होगा। फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है, B की वैल्यू। तो इसकी जो B की वैल्यू क्या आएगी 1, यानी इसकी जो यूनिट है पहले यूनिट निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से निकालो B की यूनिट, B इक्वल टू क्या होगा, B की वैल्यू निकाला यहाँ से F अपॉन क्यू बी साइन थीटा। अब थीटा को हम लिख देते हैं 90 डिग्री, तो साइन 90 1 हो गया। B इक्वल टू क्या आ जाएगा F क्यू बी, अरे क्यू बी क्यों लिख दिया, B निकाल रहे हैं, B निकाले क्यू बी साइन थीटा, तो साइन 90 1 हो गया। अब इसकी यूनिट निकालने जाओगे, F की यूनिट लिखो न्यूटन, Q कूलम और B वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऊपर ले लेता हूं, तो न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर, ये इसकी यूनिट है B की। F की यूनिट क्या हो गई, यहां से B निकाल रहे हो, F क्यू बी साइन थीटा, साइन थीटा को हमने क्या ले लिया 1, यानी थीटा 90 परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तब इसकी यूनिट क्या है न्यूटन और Q की यूनिट क्या है कूलम, B की मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऊपर लिख दिया। इसकी यूनिट हो गई न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर। इसको हम बोलते हैं टेस्ला, जिसको कैपिटल T लिखते हैं टेस्ला। तो इसकी यूनिट कितनी हो गई, B की यूनिट ध्यान रखना, टेस्ला इसी का नाम है, ये यूनिट है बेसिकली, इसको हम बोलते हैं टेस्ला। तो इसकी यूनिट क्या हो गई 1 टेस्ला, तो B कितना हो गया 1 टेस्ला। अब जैसे डिफाइंड 1 टेस्ला, ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट 1 टेस्ला है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या थी न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट इस फॉर्मूले से बोलते थे आप F अपॉन Q, एक B इक्वल टू आपने यही तो पढ़ा EL, तो E की यूनिट क्या आएगी B अपॉन L, तो यहां से तो न्यूटन पर कूलम और यहां से वोल्ट पर मीटर, दोनों इक्विवेलेंट है, ये वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट थी। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है टेस्ला, बेसिक यूनिट है न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर, ये इसकी यूनिट हो गई। अब 1 टेस्ला, अब जैसे बोलते हैं डिफाइंड 1 टेस्ला, तो 1 टेस्ला कब होगा जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूनिट वेलोसिटी से परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है और फोर्स कितना लग रहा है 1 न्यूटन, तो मैग्नेटिक फील्ड वहां कितना होता है 1 टेस्ला होता है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूनिट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है और उसमें फोर्स लगता है 1 न्यूटन, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा 1 टेस्ला। तो कभी आ जाए 1 टेस्ला की डेफिनेशन, तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, रटना नहीं है, इससे आप निकाल लोगे कि किसका फॉर्मूला है, कैसे चार्ज मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस पर फोर्स अगर 1 न्यूटन लग रहा है यूनिट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। इसके अलावा अब इसमें आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा, 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर है उसके पास, उसके लिए फोर्स लगेगा, साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे इसमें। तो इससे पहले अब हम इसके लॉ पढ़ेंगे, पहले बायो-सैवर्ट लॉ। अभी जैसे करंट कैरिंग कॉइल पे भी मैग्नेटिक फील्ड लगेंगे, बहुत सारे टॉपिक और काफी अच्छा चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी खूब बनते हैं इसमें। तो इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे बायो-सैवर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, गैल्वेनोमीटर के बारे में भी इसमें हमें पढ़ना है। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट भी है, तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना। जैसे अभी हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए, अपना 4th चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद इसको बायो-सैवर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ वो आएंगे, उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर फोर्स को दोबारा डिस्कस करेंगे एक बार।